नमस्कार, न्यूज़ 24 के ख़ास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं जिनको हाईवे मैन कहा जाता है, हाईली मोटिवेटेड हैं और एक अलग तरीके का डायनामिज्म है इनके अंदर में। तो मेरे साथ हैं नितिन गडकरी जी। नितिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे ना हमेशा बात करने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि आप खुले विचार से बात करते हैं और हर चीज़ फैक्ट और फिगर को लेके सामने रखते हैं। अब आप नागपुर में वापस से जा रहे हैं, तीसरी बार आपका ये चुनाव है नागपुर से। अब तीसरी बार चुनाव लड़ रहे। तीसरी बार चुनाव लड़ रहे। तो वहाँ पे मैंने सुना कोई कह रहा था कि काहे पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। तो क्या सही है क्या कि नितिन गडकरी के टक्कर में कोई खड़ा नहीं होने वाला है वहाँ पे? अभी कोई उम्मीदवार तय नहीं हो पा रहा है। जिनको पूछा जाता है वो नहीं बोल देते हैं। कोई ना कोई खड़ा होगा, क्योंकि उनको भी खड़ा होने का अधिकार है। और चुनाव की लड़ाई जो होती है वो पार्टी के बीच में होती है, विचारों की मतभिन्नता के आधार पर होती है। और जनता की अदालत में जनता जो निर्णय करेगा उसको स्वीकार के आगे जाना, यही लोकतंत्र का मंत्र है। लेकिन आप कितने आश्वस्त हैं? आपकी पार्टी तो 400 प्लस की बात कर रही है। आप कितने आश्वस्त हैं अपने लिए और ख़ास करके अपनी पार्टी के लिए? क्योंकि 400 प्लस इज सम मेजॉरिटी, मतलब इस तरीके की मेजॉरिटी तो बहुत पहले सुना गया था, अब तो सुना नहीं जाता है। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि मेरा जो चुनाव है वो तो रिकॉर्ड ब्रेक मार्जिन से मैं जीतूंगा। कितनी होगी आज नहीं बताऊंगा, पर मैं चुनाव निश्चित रूप से जीतूंगा। क्योंकि 10 साल मैंने सांसद होने के नाते मैंने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को अपने परिवार के रूप में माना है। डेवलपमेंट में काम हो, स्पोर्ट्स, कल्चर, सब कामों में बहुत इंटरेस्ट लेकर काम किया है। विशेष रूप से हेल्थ सर्विसेज में अच्छा काम किया है, तो मैं ये करते रहता हूँ। दूसरी बात, जहाँ तक हमारी देश के चुनाव नतीजे के बारे में, तो मुझे विश्वास है कि 10 साल का हमारा जो परफॉर्मेंस है, मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने जो काम किया है, इस बार एक पॉजिटिव होट सरकार के लिए हमें मिलेगा। अब ये जो 10 साल का हमारा काम हुआ है मोदी जी के नेतृत्व में, इसमें निश्चित रूप से एक पॉजिटिव होट देश की जनता का जात, पंथ, धर्म, भाषा से ऊपर उठकर हमें मिलेगा और हम रिकॉर्ड ब्रेक मार्जिन से जीतेंगे और 400 पार निश्चित रूप से होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आपका नाम फर्स्ट लिस्ट में नहीं आया, तो हम लोग सोच रहे थे अभी तक नाम क्यों नहीं आया, क्योंकि आपका नाम तो फर्स्ट लिस्ट में ही होना चाहिए था। ऐसा पद्धति ऐसी होती है कि पहले स्टेट लेवल के ऑफिस बेरर आते हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड के साथ की मीटिंग होती है, फिर निर्णय होता है। तो पहली जो मीटिंग हुई उसमें मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश 3 स्टेट के लोग आए थे। महाराष्ट्र की मीटिंग ही नहीं हुई थी और महाराष्ट्र की मीटिंग बाद में हुई, और इसलिए मैं महाराष्ट्र से लड़ रहा था, इसलिए कोई कारण नहीं है। वो लिस्ट जब जाहिर हुई तब मेरा नाम आया। तो इसी बीच में देखा गया कि उद्धव ठाकरे ने आपको जो है टिकट ऑफर कर दिया, कहा कि आप आइए हमारे साथ लड़िए और हमारे साथ आइए। देखिए, मैं राजनीति में केवल एमएलए, एमपी और मंत्री बनने के लिए तो नहीं आया हूँ। संघ का स्वयंसेवक हूँ, भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। हमारे लिए पार्टी सर्वोपरि है, देश सर्वोपरि है, और ये बात को निष्ठा से पालन करता हूँ। तो मेरी पार्टी, मेरे सिद्धांत निश्चित रूप से मेरे। तो क्या उन्होंने आपको फोन किया था कि नितिन जी आइए हमारे साथ, आइए और लड़िए? नहीं किया? उन्होंने फोन नहीं किया था, ऐसा ही उन्होंने कहा। पर मुझे मेरी पार्टी को छोड़कर दूसरे किसी पार्टी में जाकर खड़े होने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन कोई एक वक्त था जबकि नितिन गडकरी ने शिवसेना को बीजेपी में ला करके खड़ा किया था। नितिन गडकरी ने उनका हाथ थामा था और आप फिर बाला साहब ठाकरे के साथ आप आगे बढ़े और आपको बॉम्बे में भी हाईवे मैन कहा जाता रहा है, मुंबई में और महाराष्ट्र में। अब जो है शिवसेना बिल्कुल अलग हो गई बीजेपी से। एक तो बात सच है कि आज शिवसेना हमारे साथ नहीं है। बाला साहब ठाकरे हर बार ये कहते थे कि मैं जीवन भर कांग्रेस के साथ कभी अलायंस नहीं करूँगा। शिवसेना ने कांग्रेस के साथ अलायंस की, तो शिवसेना की विचारधारा जो हिंदुत्व के आधार पर है और कांग्रेस की टोटली अलग है। तो एक प्रकार से शिवसेना के जो समर्थक हैं, शिवसैनिक हैं, उनके मन में भी इसके बारे में असंतोष है, नाराज़गी है। पर एक बात है कि राजनीति में अलायंस होती है, बिगड़ती है, दोस्त आते हैं, बिगड़ जाते हैं, परिस्थितियाँ बदलती है। और कभी कभी राजनीतिक पंडित ये कहते हैं कि एनीथिंग कैन हैपन इन पॉलिटिक्स एंड क्रिकेट।
देखते वैसे ही चलता। लेकिन आपने तो महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत उससे देखा परखा, और कहा जाता है कि आजकल डबल इंजन की सरकार होती है तो सरकारें अच्छी चलती हैं, बहुत काम होता है। आज की डेट में आप देखें तो ट्रिपल इंजन की सरकार वहाँ चल रही है। एक तरफ शिंदे साहब है, दूसरी तरफ बीजेपी है, तीसरी तरफ अजीत पवार साहब है। खींचातानी नहीं हो रही है? आपको एक पता है क्या कि एक इंजन जब होता है तो उसको कम से कम 40 एक डब्बे कंटेनर ले जाना है तो मालगाड़ी होती है ना, लगते हैं। 2 इंजन होते हैं तो 60 से 70 लगते हैं, और 3 होता है तो 90 तक लगते हैं। तो नेचुरली इंजन की जो हॉर्स पावर और कैपेसिटी वो लगते हुए अब हम पावरफुल इंजन बन गए हैं, तो निश्चित रूप से हमारी जीत बहुत पावरफुल होगी। और महाराष्ट्र में ये सब जब हम एडिशन करेंगे तो काफ़ी बड़े प्रमाण पर 45 सीटें हम जीतने की संभावना है, हमें अच्छी जीत मिलेगी। जब आप कहते हैं कि ये 3 इंजन की सरकार, तो खींचातानी तो बहुत हो रही होगी, खास करके अभी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में भी जिस तरीके की बातें आ रही हैं। देखिए अभी लगभग हमारी तीनों पार्टियां लगभग एक स्टैंड पर अब यूनानिमिटी आई है और जल्दी फाइनल होकर डिक्लेयर हो जाएगी। पर टिकट होने के पहले थोड़ा बहुत कश्मकश तो सब जगह होती है। पार्टी के भी अंतर्गत टिकट बांटते समय भी चर्चाएं होती है, कभी मतभिन्नता होती है, तो वो स्वाभाविक है। पर अभी चुनाव के फॉर्म भरने के पहले हमारी सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, हम मिलकर लड़ेंगे और बहुत ऐतिहासिक जीत हमको मिलेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। अच्छा, ये बताइए कि आपको आपके काम को कोई देख सकता है, सामने में दिखता है, सड़कें बनी हैं, सड़कें जुड़ी हैं, पूरा देश एक उस तरीके से कैन सी, द होल कंट्री कैन सी कि किस तरीके की सड़कों का जाल बिछा है। अब आपके लिए आगे क्या है? मतलब ये तो आपने किया और वो दिख रहा है, अब इसके आगे क्या? देखिए मैं अभी 260 रोपवे, केबल कार, फैनाकुलर रेलवे बना रहा हूँ। हम बंगलोर के लिए हवा में चलने वाली डबल डेकर बस का अध्ययन कर रहे हैं, जो ऊपर के ऊपर लोग जाएंगे। अभी हम लोग इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने के बारे में अध्ययन कर रहे हैं दिल्ली से जयपुर, ताकि 3 बसें जोड़कर ट्रॉली बस जाएगी, टिकट रेट 30% कम होगा और 2 घंटे में दिल्ली से जयपुर होगा। तो अब हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ये मास रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी, जैसे ये धोला कुआं से मानेसर तक हवा में पॉन्ड से लाखों लोग ऊपर के ऊपर जाएंगे तो रोड का ट्रैफिक कम होगा। तो अब लोग अलग अलग टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम निश्चित रूप से जो 2047 में 100 साल देश के लिए पूरे होंगे, तब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये 100 साल में हम क्या करने वाले उसकी विजन हम तैयार कर रहे हैं। चुनकर आने के बाद 100 दिन का एजेंडा तय कर रहे हैं और निश्चित रूप से इनोवेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ट्रांसपोर्ट सेक्टर को कैसे बदलेंगे। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारे देश में प्रदूषण ये बहुत बड़ी समस्या है, और मैं विशेष रूप से ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते इस बात को, मेरा सपना है कि देश को प्रधानमंत्री ने जो कहा है कि 2070 तक हम कार्बन न्यूट्रल देश बनेंगे, तो हम भी एयर पोल्यूशन को ख़त्म करेंगे और अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल को। आप कितने श्योर हैं कि आपको फिर से यही मिनिस्ट्री मिलेगी और आप पूरा ये काम कर पाएंगे? नहीं, पहली बात तो ऐसी है कि जो बनेगा वो ये काम करेगा। आखिर चुनाव होने के बाद नई मिनिस्ट्री में कौन बने ये तो प्रधानमंत्री का अधिकार होता है, इसलिए मैं तो नहीं कह रहा हूँ। पर जो विजन बना के रखी है शायद वो कोई अलग आदमी तो उससे अच्छी काम भी करेगा। तो ये जो लेकिन आपका मन नहीं भरा इस मिनिस्ट्री से अभी तक कि अब हो गया ना, मैं 10 साल से यही काम किए चला जा रहा हूँ, यही किए चला जा रहा हूँ। आखिर ऐसा होता है कि अगर मंत्री बनाना या क्या डिपार्टमेंट देना है ये प्रधानमंत्री का प्रिविलेज होता है, तो स्वाभाविक रूप से जो काम मिलेगा वो करेंगे। बट न्यू चैलेंज के लिए आप तैयार हैं कि कोई दूसरा डिपार्टमेंट, कोई दूसरी मिनिस्ट्री? सर ये प्रधानमंत्री तय करे, जो तय करेंगे वो काम करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि आपकी सरकार के ऊपर ना ये आरोप लग रहा है, और ज़बरदस्त तरीके से ऑपोजिशन से ये आरोप लग रहा है कि आपकी सरकार जो है वो सिर्फ ऑपोजिशन के लीडर्स को टारगेट करती है। ईडी और सीबीआई जो है वो आपकी सरकार के गहरे दोस्त हैं और उनको एज अ टूल आपकी सरकार यूज़ करती है अगेंस्ट दी ऑपोजिशन लीडर्स या ऑपोजिशन देखिए, पार्टीज। हम कोई ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का मिसयूज नहीं करते हैं।
जिनके यहाँ रेड पड़ा उनके यहाँ पैसा मिला है, अनकाउंटेड मनी मिला है। अगर इसके बाद अगर उनको लगता है कुछ गलत हो, कोर्ट में जा सकते हैं। तो सवाल ये है कि देश में जो भ्रष्टाचारी है, गलत काम किया है, उनको तकलीफ हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है हम कोई ऐसा हमारा एजेंडा नहीं, हम पूर्वग्रह दूषित होकर कोई काम नहीं कर रहे हैं। कानून अपना काम कर रहा है, उस काम में सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करती। इसलिए मैंने आपसे पूछा क्योंकि आपका हर किसी से, हर पार्टी से, हर पॉलिटिकल पार्टी से, हर ऑपोजिशन एक अलग तरीके का रिश्ता रहा है आपकी राजनीति को, जो जितना भी मैंने देखा है। नहीं, अपोजिशन पार्टी को हम लोग कोई टारगेट नहीं कर रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि उनकी कुछ कमियां और गलतियां होती तो डिपार्टमेंट उनके पास पहुंचता है। तो मुझे लगता है कि इसको पॉलिटिकलाइज करना उचित नहीं है। हमारा पॉलिटिकली विंडक्टिव एजेंडा सरकार का भी नहीं है और ऐसा काम हम नहीं करना चाहते। अच्छा, ये बताइए गडकरी जी कि जब आप यहाँ पर प्रेसिडेंट होके आए थे तो मुझे याद है मैंने तब भी आपका पहला इंटरव्यू किया था, अगर आपको याद हो तो उस समय से लेके अब तक की राजनीति को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, राजनीति परिस्थितियाँ बदलती, व्यक्ति बदलते, एक पीढ़ी जाती, नई पीढ़ी आती। पर जैसे केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज, वैसे भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद, गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट और अंत्योदय, जो हमारा सामाजिक आर्थिक चिंतन है, उसी के आधार पर काम कर रही है। कंट्री फर्स्ट, बाद में पार्टी, उसके बाद में मैं। हम एक आइडियोलॉजिकली कन्विक्शन रखने वाली पार्टी है। हम देश को दुनिया की महाशक्ति बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं आत्मनिर्भर भारत बनाना है, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है, वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनानी है, और उसके लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। हमने उसमें सुधार किया है। रेलवे हो, एयरपोर्ट्स हो, रोड्स हो, पोर्ट्स हो, जलमार्ग हो, पावर सरप्लस है हमारे पास अभी। तो नेचुरली ये देश सुखी, समृद्ध, संपन्न कैसे हो, इस देश का गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण कैसे हो। और आजकल वर्ल्ड में एक बड़ी चर्चा होती है डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स, सूचकांक। हमारे कारण अभी 22% लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठकर बाहर आए। तो ये हमारे सरकार की उपलब्धि है। हम रोजगार निर्माण करने वाली अर्थव्यवस्था को मोदी जी के नेतृत्व में उन नीतियों को अपना रहे हैं, जिससे देश में गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी दूर होगी, देश समृद्ध, संपन्न बनेगा और एक देश वर्ल्ड की एक अच्छी इकोनॉमिक पावर बनेगा। तो एक प्रकार से इस देश की सर्वांगीण उन्नति और विकास जो मूलभूत बातों के आधार पर हो रहा है, उसको विश्व तक पहुंचाना, और पूरा विश्व मेरा घर है, ये समझकर G20 का हुआ, और हम वो यही भाव को लेकर आगे कर रहे हैं, और जिसका काफ़ी बड़े यशस्वी हम उसमें हुए हैं। प्रधानमंत्री जी के आज पॉपुलैरिटी भी वर्ल्ड में है, तो निश्चित रूप से सफलता मिली है। एक बात बताइए, सब लोग देयर इज अ टॉक कि संविधान, जो मूल संविधान है, उसको बदलने की बात कहीं ना कहीं बीजेपी इस चुनाव के बाद करने वाली, ऐसा कुछ आपको लगता है क्या कि हो सकता है? बहुत गलत बात है। संविधान बदलने का सवाल ही नहीं उठता। 80 बार संविधान तोड़ने की कोशिश किसी ने की तो कांग्रेस पार्टी ने की, और इंदिरा जी के समय, इमरजेंसी के समय में जिस प्रकार के संविधान को तोड़ मरोड़ किया गया, वो दुर्भाग्यपूर्ण था। मेरा पूरा विश्वास है हम संविधान का आदर करते हैं, संविधान का सम्मान करते हैं, और संविधान को इस प्रकार से बदलने का कोई एजेंडा भी नहीं और करने का कोई सवाल भी नहीं उठता। ये जो है आजकल इलेक्टोरल बॉन्ड पर बहुत बातें हो रही हैं, और आप लोग की सरकार को और SBI को खास करके कल ही सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके से झाड़ लगाई और कहा हर डिटेल दीजिए। आज आप एक सीनियर मंत्री होने के नाते इसे किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। आखिर नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक, ये विवेकानंद जी ने कहा था कि साधन और संपत्ति, जीवन की आवश्यकता तो कुछ प्रमाण में होती है, वैसे पॉलिटिकल पार्टी को भी पैसा लगता है। तो विचारपूर्वक ये इस प्रकार से मदद पॉलिटिकल पार्टी को मिले। कुछ देशों में सरकार पॉलिटिकल पार्टी को फाइनेंस करती है, तो उसे ये योजना आई थी और उद्देश्य बहुत अच्छा था। पर अब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में है। आप ज़्यादा पूछोगे, मैं ज़्यादा बताऊँगा तो कहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। अब कोर्ट में चल रहा है, जो भी सुप्रीम कोर्ट निर्णय करेंगे
उसका सम्मान करेंगे। लेकिन ऑन अ लार्जर पर्सपेक्टिव आपको लगता है कि क्या ये समय आ गया है कि सरकार को इलेक्शन फंड करना चाहिए? मुझे लगता है कि अभी सुप्रीम कोर्ट इन सब बातों का विचार कर रहा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एक बार उनका क्लियर जजमेंट आने के बाद फिर ही उसके बारे में कुछ कहना उचित होगा। अभी सीएए पे भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया है, तो उस पे आप क्या सोच रहे हैं, क्या होगा? देखिए, ये तो संविधान में स्पष्ट किया गया है कि हमारे यहाँ जो हिंदू है, बौद्ध है, जैन है, सिख है, उनको दुनिया में कोई देश नहीं है, और इसलिए किसी देश ने उनको निकाल दिया तो उनको नागरिकत्व देना ये हमारे कानून में है। हाँ, अगर मुसलमानों को कोई देश ने निकाल दिया तो उनको 100-200 देश है कि जो उस धर्म के आधार पर उस देश में जा सकते हैं। तो ये कोई गलत बात नहीं और किसी के विरोध में नहीं है, और बिल्कुल ये बात जो लोगों को गुमराह किया जा रहा है किसी के विरोध में ऐसी नहीं है। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ, और देश के हित में ही हमने ये निर्णय किया है, इसको पॉलिटिकलाइज नहीं करना चाहिए। आपके एक मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने कहा वोट चाहे किसी को दीजिए, वो आ तो बीजेपी में ही जाएगा। इसको कोई कैसे डिकोड करे? क्या बीजेपी ऑपोजिशन रहित देश चाहती है? उन्होंने क्या कहा ये मेरे भी समझ में नहीं आ रहा, और मैंने वो पढ़ा भी नहीं और सुना भी नहीं, तो बिना समझे बिना पढ़े उनके ऊपर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। डेमोक्रेसी के लिए तो जरूरत है ना, ऑपोजिशन की भी जरूरत है, क्योंकि अदरवाइज डेमोक्रेसी कैसे रहेगी? ऑपोजिशन पार्टी लोगों का विश्वास संपादन करे, अच्छा बिहेव करे, अच्छी पार्टी चलाए, आखिर ये कंपटीशन है। लेकिन जब इस तरीके का आह्वान होता है कि कांग्रेस मुक्त भारत होना चाहिए, तो फिर आप कैसे देखते हैं? नहीं, कांग्रेस मुक्त है ना, कांग्रेस को समाप्त करने की बात नहीं होती। कांग्रेस मुक्त का अर्थ है कि बीजेपी पे विश्वास रखो, बीजेपी को मेजोरिटी दो, बीजेपी का ताकत दो, बीजेपी को मेन स्ट्रीम में रखो। और मुक्त हम किसी, देखो लोकतंत्र में किसी को मुक्त करने का अधिकार जनता का है, जनता चुन कर देती है, जनता की अदालत में निर्णय करती है, अंतिम फैसला तो जनता करेगी। तो ये देखो अलग अलग स्टेट में जनता कभी इसको जिताती है, उसको हराती है, उसको हराती है, इसको जिताती है। तो ये माए बाप सरकार जनता है, और जनता की अदालत में अपने परफॉर्मेंस के साथ, पॉजिटिविटी के साथ किए हुए काम के आधार पर 10 साल का जो मोदी जी के नेतृत्व में हमने काम किया, उसके आधार पर एक पॉजिटिव वोट हम जनता से मांगने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे ऑपोजिशन के लीडर्स हैं जो कि डर के मारे या किसी भी रीज़न से बीजेपी में आ गए। किसी ज़माने में आप सब ने बहुत उनके खिलाफ बहुत नारेबाजी की थी, बहुत उनके खिलाफ चार्जेस लगे थे। उन सारे लोगों को बीजेपी में, और लोग कहते हैं कि बीजेपी में आते ही सब जो सारे दाग धुल जाते हैं। देखिए, अब पार्टी में बड़ी हो रही है और उनका मत परिवर्तन हुआ है, वो पार्टी में आ रहे हैं, हम उनको स्वीकार रहे, और हमारे पार्टी में आकर हमारे पार्टी के अनुरूप ही उनको चलना होगा। तो क्या व्यक्ति बदल नहीं सकता? और हमारे विचारों को अगर कोई स्वीकार करता है तो उसको लेने का काम कर रहे हैं। एक नेचुरल प्रोसेस है। हम 51% से ज़्यादा हमारा समर्थन करना चाहते हैं, इसलिए हमको समाज के सभी लोगों को स्वीकारना होगा। दिल्ली में अभी जो है 2 तरीके की सरकार है, एक तो ऑफकोर्स एलजी है और एक दिल्ली गवर्नमेंट है। अब दोनों में इतना टसल हो रहा है, ये राजधानी है, इस टसल को आप एज ए सीनियर मिनिस्टर कैसे देखते, कैसे चलेगी आखिर दिल्ली? मुझे लगता है, देखिए, संविधान में सब बातें स्पष्ट है, और राज्य सरकार के अधिकार, एलजी के अधिकार सब स्पष्ट है। भारत सरकार समय समय पर जो कानून बनाती है वो भी स्पष्ट है। ये पॉलिटिकलाइज कुछ प्रॉब्लम होते हैं, वो समय के अनुसार कभी होते भी और कभी निपटाए जाते हैं। उनका समाधान उस स्थिति में दोनों लोगों ने अपने आप में बैठकर निकालना चाहिए। इसमें ही लोकतंत्र का फायदा है। दिल्ली में जैसे खास करके आपके मिनिस्ट्री ने बहुत ज़्यादा काम किया है या करने वाले हैं, बहुत सारा, क्या 58,000 करोड़ का? नहीं, दिल्ली में हम लोग टोटल 65,000 करोड़ रुपए के काम कर रहे हैं, और हमने अभी 27,000 करोड़ के काम कंप्लीट किए हैं, और करीब 33,000 करोड़ के काम हमारे चल रहे हैं, और अपकमिंग प्रोजेक्ट 3,000 करोड़ के हैं।
ये अभी इतना सारा गडकरी जी दिल्ली में काम कर रहे हैं तो क्रेडिट तो हो सकता है ना कि आम आदमी पार्टी ले जाए। मेरा तो सवाल यही है आपसे। क्रेडिट वो कैसे लेके जाएंगे अगर मोदी जी के भाई दिल्ली में उनकी सरकार है, आप इतना काम कर रहे हैं। काम तो एनएचआई कर रही है, मेरी डिपार्टमेंट कर रही है। पर डिपार्टमेंट तो डिपार्टमेंट ही होता है। जो पॉलिटिकल पर्सन होते हैं वो तो कहेंगे ना कि हम तो इतना सारा हमने काम कर दिया। दिल्ली के लोग आपको इस बात का डर नहीं है कि आप जो काम कर रहे हो उसका क्रेडिट आम आदमी पार्टी ले जाएगी? बिल्कुल नहीं है। दिल्ली की जनता बहुत शुद्ध है, होशियार है और उनको समझता है कि कौन सा काम कौन कर रहा है और जनता का इस काम के लिए रिकग्निशन भी है, सपोर्ट भी है। और अभी जब मोदी जी द्वारका एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया तो रोड पर दुतरफा हजारों लोगों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया, ये भी जनता ने देखा है। लेकिन जब आप इतने सारे बजट्स बना रहे होगे दिल्ली के ऊपर, तो जब आप फिनेंस मिनिस्ट्री के पास गए होंगे तो वो कह रहे होंगे ना कि अरे दिल्ली में हमारी सरकार तो है नहीं, हम क्यों इनको अप्रूवल इतना दे रहे हैं? मैं आपको एक बात पूछता हूँ, आप देश के कोई भी राजधानी में और कोई भी राज्य में जाइए, हर राज्य बोलेगा हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा काम हो रहा है। मुझे 2,80,000 करोड़ का बजट वित्त मंत्री जी ने दिया है और उसके बदले में मेरा अभी 45 से 50,000 करोड़ साल का टोल का इनकम है। मैं प्रोजेक्ट को मोनेटाइज करता हूँ और इसके कारण मैं 5 लाख करोड़ के काम हर साल कर सकता हूँ। मुझे हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। मतलब आप ठोक के बोल रहे हैं? हाँ बिल्कुल। और मैं आपको ये भी खुलकर बता रहा हूँ नम्रतापूर्वक कि मैंने बोली हुई 10 साल में कोई बात नहीं होगी तो आप ब्रेकिंग न्यूज लगा दो। मैं जो बोल रहा हूँ वो 100% होगा, तो होके रहेगा। अच्छा मैं आपको ये लिस्ट ही दे देता हूँ, ये 65,000 करोड़ की है। वही तो मैं कह रही हूँ कि तो लोग आपसे जलते भी होंगे, आपके पार्टी के कोलीग ही आपसे बहुत जलते होंगे। ये देखिए ये ठोक के बोल रहे हैं कि हमने इतना इस सरकार में दे दिया, इस गवर्नमेंट को दे दिया जो हमारी अपनी भी नहीं है। ये सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये प्रधानमंत्री जी ने दिया हुआ स्लोगन है। हम चाहे अपोजिशन पार्टी की सरकार हो चाहे हमारी सरकार हो, हम सबको मदद, जहाँ जहाँ उचित काम है, न्यायोचित है, लीगल है, हम सबका काम करते हैं। गलत काम किसी का नहीं करते। मैंने सब स्टेट को, बंगाल हो, अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, आप देखो ब्रह्मपुत्रा पर 13 ब्रिजेस बनाए, गंगा पर 8-9 ब्रिज बनाए। पर मैं तो एक ऐसे एक ह्यूमन बीइंग की तरह पूछ रही हूँ कि ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि आदमी जेलस होने लगता है। तो अब गडकरी जी का काम दिख भी रहा है, गडकरी जी ठोक के कर भी रहे हैं, तो आपके कैबिनेट कोलीग्स आपसे जेलस होते होंगे ना? देखिए, अच्छा काम करने से कोई जेलस नहीं होता और जो जो अच्छा काम करना है, जैसे मैं कोई अच्छी बात देखता हूँ, आपका कोई अच्छा इंटरव्यू आपने लिया तो मैं रिकग्नाइज करता हूँ कि आपने अच्छा किया है। मुझे लगता है करने वालों को मुझे जो जिम्मेदारी दी है उसकी ओनरशिप लेकर मैंने अच्छा काम करना चाहिए, यही तो जनता की अपेक्षा है। ये मोदी जी की मेरे से अपेक्षा है, वही काम मैं कर रहा हूँ और मेरा अनुभव हमारे पर कोई जलता नहीं, उल्टा रिकग्नाइज करते हैं, सपोर्ट करते हैं। और मैं अकेला काम नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे मंत्रिमंडल के अनेक मंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, बीजेपी को आप किस तरीके से देख रहे हैं? बीजेपी के पहले आप अध्यक्ष रहे हैं, उस समय वाजपेयी जी के साथ में आपने काम किया, उसके बाद आप बीजेपी के यहाँ पे अध्यक्ष बने। आज की डेट में आप बीजेपी को कैसे देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि बीजेपी अब दुनिया की सबसे शक्तिशाली पार्टी बनी हुई है और ऑर्गेनाइजेशन, कार्यकर्ता, उसकी ताकत बहुत बड़ी है और हर अध्यक्ष ने पार्टी को एक नई ताकत दी। अब हमारे जगत प्रसाद नड्डा जी बहुत डिवोटेड काम कर रहे हैं और पार्टी लगातार प्रगति और विकास की ओर आगे जा रही है और मेरा विश्वास है कि हमारी पार्टी और हमारे कार्यकर्ता मिलकर एक नया भविष्य का इतिहास रचाएंगे, यही मेरा विश्वास है। आपको लगता है कि जब पार्टी बहुत बड़ी हो जाती है तो उसको संभालना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतनी देश की, वर्ल्ड की नंबर 1 पार्टी बिल्डिंग होती है उतना स्ट्रक्चर मजबूत होता है और बीजेपी भी ऊंची हो रही है उतना उसका स्ट्रक्चर मजबूत है। अनेक कार्यकर्ता, अनेक प्रचारक अपना जीवन देकर इस विचारधारा के लिए, देश के लिए, पार्टी के लिए, सिद्धांतों के लिए समर्पित भाव से काम कर रहे हैं कि सबको, किसी को एमएलए एमपी नहीं बन पाए, कुछ पद नहीं मिली, प्रतिष्ठा नहीं मिली, पर अपना जीवन देकर इस देश के लिए और समाज के लिए काम कर रहे हैं। यही पार्टी विथ ए डिफरेंस है, यही पार्टी की ताकत है और इसी भरोसे पार्टी आगे जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। लोग कहते हैं बीजेपी थोड़ी एरोगेंट हो गई है,
हो गई क्या कि अब वो इतनी बड़ी पार्टी बनने का एक जैसे बोलते हैं ना शीन आ गया? बिल्कुल एरोगेंट नहीं हुई है, बीजेपी वैसी है और वैसी ही रहेगी। अच्छा ये बताइए कि मैं अभी आपका एक इंटरव्यू अभी सुबह का देख रही थी, तो उसमें देखा कि आप अमिताभ बच्चन के बहुत बड़े फैन हैं। तो आपने कभी अमिताभ बच्चन को बोला क्या कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ? एक बहुत अच्छी बात हुई थी, मैंने उनको कहा कि मैं आपका बहुत अच्छा फैन हूँ। मैंने दीवार 3 बार देखा, आनंद 3 बार देखा, जंजीर मैंने 4 बार देखा था। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो नितिन जी, हमारी फिल्म चल जाती है और गाने भी अच्छे होते हैं तो 1 साल लोग याद रखते हैं, पर हम मुंबई कर आपको 100 साल याद रखेंगे, क्योंकि रोज़ ट्रैफिक जाम में आपने बनाए हुए उड्डान पुल, वर्ली बांद्रा, मुंबई पुणे हाईवे हम जाते हैं, हमारा समय बच जाता है, तो हम आपको याद रखते हैं। तो मैं वो सोच नहीं रहा था, पर वो अपने आप में महान कलाकार है, मैं उनको बहुत चाहता हूँ। तो अमिताभ बच्चन के बाद उनके बाद कोई नहीं पसंद आया? देखो हर जनरेशन का एक चॉइस होता है जी। तो अब क्या है, नए जनरेशन भी अच्छे अभिनेता है। अभी मैं वीर ज़रा करके एक पिक्चर था, उसमें मदन मोहन के संगीत था, तो शाहरुख खान और प्रीति जिंटा के बहुत सुंदर सुंदर गीत हैं। वो गीत मुझे बहुत पसंद आए। वो आशिकी 1 के गीत मुझे अच्छे लगे, तो मैं कभी भी संगीत गज़ल सुनते रहता हूँ। मुझे मिलता है वक्त, मिलता है जब भी हवाई जहाज या में इतना बड़ा ये जो 65 लाख करोड़ या देखो मैं एक ने भी मुझे पूछा कि आप क्या सोचते हो, रोज़ आप सोचते हो कि इतना काम कर रहे हो तो क्या करना, क्या बोला मैं सोचता हूँ, तो दिन भर सोचता हूँ कि आज रात को कौन सा खाना खाना और कहाँ जाना। और रात को मेरे अब सिस्टम है, होटल जैसा मेनू कार्ड है, और रात को मैं सोने के लिए तो 12 बजे 1 बजे वो मुझे पूछता है कागज़ दिखा के, साहब कल क्या बनाऊँ। तो मैं रोज़ नई नई चीज़ बनाता हूँ, कभी यूट्यूब पे देखता हूँ और वो मैं उनको शेयर करता हूँ और बोला ये खुद बनाते हैं जाके? रोज बनाते हैं। हाँ नहीं वो तो बनाते हैं, आप भी कभी किचन में गए? आपको मालूम नहीं, बीच में मेरे इंटरव्यू में मैंने एक वड़ा की रेसिपी दी थी, लाखों लोगों ने उसके ऊपर अपनी बनाई। सच में आप बड़ा बनाते हो? मैंने नहीं मैं भाई पूछ रही। मैं एक पुणे के रेस्टोरेंट की वड़ा बहुत अच्छा बनता है, तो मैंने वो रेसिपी लोगों को बताई। हमारे यहाँ संतरे का सूप बनता है, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाता हूँ। और मैं कोविड के समय मैं भी घर में खाली समय में बनाने लगा, तो मुझे भी आता है बनाना। हाँ आपको खाना बनाना आता है? मैं पाव भाजी वगैरह बना सकता हूँ। तो ये शौक मजा आती है। खाना बनाना सीख गए, मतलब कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको बोला जाए आप टूरिज्म वगैरह देखो? उसमें भी टूरिज्म में कोई मुझे खाना बनाने होटल में शेफ करके थोड़ी काम करना। लेकिन स्ट्रेस बस्टर आपके लिए यही चीजें हैं, खाना या म्यूजिक या इसके अलावा भी? मेरे ऊपर कभी कोई स्ट्रेस नहीं होता। मैं अक्सर देखो जो लोग भविष्य का सोचते हैं उनको तकलीफ होती है। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि भगवान ने मेरी औकात और हैसियत से बहुत ज़्यादा मुझे दिया है, मैं समाधानी हूँ और आने वाले समय में मैं समाधानी हूँ। मुझे कोई दुख और दर्द नहीं है, एक्सपेक्टेशंस नहीं है, कुछ नहीं है, किसी से भी नहीं। करने वाले काम करते रहना चाहिए खुशी से। और मैं मानता हूँ कि पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। हम समाज के लिए, गांव, गरीब, मजदूर, किसान के लिए काम करें। मैं आप कभी आएगी तो आइए नागपुर। मैं कितना हेल्थ में मैंने 40-45 हज़ार हार्ट के ऑपरेशंस किए, 350 लोगों को मैंने पैर लगा के दिए। मैंने अभी ट्राइसिकल परसों बांटी, 40,000 लोगों को साहित्य बांटा। कोविड के समय 100 करोड़ का साहित्य लाकर ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर से लेकर वेंटिलेटर से लेकर रेमडेसिविर बनाए, फंगस के इंजेक्शन बनाए। मैं क्रीड़ा महोत्सव करता हूँ, 70,000 प्लेयर खेलते हैं। मैं कल्चरल 16 दिन कल्चरल प्रोग्राम करता हूँ, सांस्कृतिक महोत्सव 16 दिन, रोज 50,000 लोग आते हैं। मैं एग्रोविजन करता हूँ, 5 लाख किसान आते हैं। मैंने भी एडवांटेज विदर्भ किया। मेरा कहना क्या है, वी नीड टू रीडिफाइन द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स। केवल सत्ता कारण पॉलिटिक्स नहीं है, समाज कारण, राष्ट्र कारण, विकास कारण, सेवा कारण, ये पॉलिटिक्स है। मैं 80% सोशल वर्क करता हूँ और मेरा अनुभव ये है कि जो पावर पॉलिटिक्स से मुझे क्रेडिट नहीं मिलता, इस सामाजिक काम से उससे 10 गुना ज़्यादा जनता का लोकप्रियता, सपोर्ट और समर्थन मिलता है। बट एलिगेशंस वगैरह भी लगते हैं जैसे राजनीति में बहुत ज़्यादा। अभी मेरे ऊपर लगे नहीं, जब लगे वो झूठ साबित हुए। जब मैं पार्टी का अध्यक्ष था तो कांग्रेस की सरकार थी, मेरे ऊपर पूरी इंक्वायरी हुई
और कांग्रेस की सरकार जाने के पहले उन्होंने भी राइट ऑफ इंफॉर्मेशन में मुझे दिया कि आपके खिलाफ कोई केस नहीं, आपके खिलाफ कोई आरोप नहीं, आपके कुछ मिला नहीं। पर मैं एक पॉलिटिकल षड्यंत्र का शिकार बना था और झूठे आरोप करके मेरा नुकसान थोड़ा हुआ था। इस बात का एक शल्य है मेरे मन में। एक कौड़ी का मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं हुआ, ना कोई सिद्ध हुआ। उसकी टीस अभी तक है आपकी? मन में है कि मैं निरपराध होने के बाद कुछ लोगों ने और मीडिया ने कारण न होते हुए मुझे झूठी बातों के आधार पर टारगेट करके किया, तो फिर मैं उसके लिए कोई नाराज़ नहीं हूँ। पर मेरे मन में उसका दुख और दर्द जरूर है कि मैं निरपराध था, ना मेरा कोई दोष था, ना मेरा कोई संबंध था। मैं तो सोशल एंटरप्रेन्योर था। उस समय मैं कोऑपरेटिव में मैंने बड़े बड़े स्टोर डाले, उसमें 5,000 लोग मेंबर है, उसके फोटो छापे थे मीडिया में। मैं एग्रीकल्चर में काम कर रहा हूँ, किसान आत्महत्या करें उनके लिए मदद कर रहा हूँ, मैं एक उद्योगपति हूँ, ये कर रहा हूँ, ये दिखाया गया। मुझे उसका दुख हुआ, पर वो समय पर उस टीस के कारण अपने अपने परिवार के लोगों को बोला कि ये राजनीति ठीक नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं। मैंने ये पहले ही तय किया कि मेरे संपत्ति के ऊपर मेरे परिवार का अधिकार है और मेरी राजनीतिक विरासत पर मेरे कार्यकर्ताओं का अधिकार है, पार्टी का अधिकार है, जिनके कारण मैं बड़ा बना हूँ। तो मैंने कहा आपको किसी का बेटा होना गुनाह नहीं है, आप करो, पर मेरा लड़का करके राजनीति में मत आओ। आप भी जीरो से काम करो, पोस्टर लगाओ, छोटे छोटे काम करो, पॉपुलर बनो, लोग रिकॉग्नाइज करेंगे आपको, तो आप जरूर लड़ो। मैं आपका, मेरा लड़का इसको टिकट दो, मैं नहीं कहूँगा, और आप भी नहीं कहना कि इनका लड़का हो इसलिए मुझे टिकट दो। तो इसमें ये मेरी भावना बहुत स्पष्ट है और क्लियर है। मेरे परिवार में मेरी लड़की, मेरे लड़के, मेरी पत्नी अनेक काम करते हैं, पर राजनीति में नहीं है। पर चुनाव के समय वो मेरे लिए प्रचार करने के लिए खूब घूमते हैं। नहीं, घर में परिवार का सपोर्ट तो होना ही पड़ता है चुनाव में, तो वो तो ज़रूरी है। चलिए, तो नितिन गडकरी जी, हमसे आपने बात की और खुल के बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।